हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। यहाँ पे हम लोग मौर्यकालीन कला के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी कला के साथ स्थापत्य भी आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो इसी के बारे में पूछेगा, उसका भी आंसर यही होगा। इंग्लिश में कला को आर्ट्स कहते हैं और इसके साथ अगर स्थापत्य आया तो आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। तो हम लोग यहाँ पे विशेषता पढ़ेंगे मौर्यकालीन कला की। इसमें क्या खूबी थी, इसमें क्या ऐसे की पॉइंट्स थे कि ये हमें अट्रैक्ट करते हैं, इन्हें हमें याद करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। मौर्य कला को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, राजकीय या दरबारी कला और दूसरा लोक कला। इसमें 5 पॉइंट है। पहला है पाटलिपुत्र नगर व मौर्य राजप्रासाद, दूसरा है स्तंभ या अशोक स्तंभ, तीसरा है गुहाएं या गुफाएं, चौथा है वेदिका और पांचवा है स्तूप। इसमें दो ही हैं, प्रस्तर मूर्तियां और मृण मूर्तियां। आज हम लोग पाटलिपुत्र नगर व मौर्य राजप्रासाद के बारे में देखेंगे। पाटलिपुत्र नगर व मौर्य राजप्रासाद, यहाँ पे पाटलिपुत्र नगर के बारे में बोला जा रहा है, सिटी के बारे में बोला जा रहा है। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और उसकी राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र क्या थी, एक नगर थी। और यहाँ पे हम लोग मौर्य राजप्रासाद के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप मौर्य प्रसाद भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन राजप्रसाद लिखते हैं तो भी कोई गलत नहीं होगा। प्रायः हम लोग कभी कभी देखते हैं ना कि प्रोफेसर प्रसाद का यूज करते हैं, तो ये होता है, वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। तो आप लिखने के टाइम क्या लिखेंगे, राजप्रसाद। बोलने के टाइम बोल सकते हैं प्रसाद, लेकिन आप लिखेंगे क्या, मौर्य राजप्रसाद। तो हम लोग आज इसकी विशेषता देख लेते हैं, उसके बाद अगला वाला का देखेंगे। इसमें पहला जो विशेषता है, यह नगर जो पाटलिपुत्र नगर थी, उसकी जो लंबाई थी 9.5 मील थी और चौड़ाई थी 1/2 मील। मतलब कि जो लंबाई थी ये, और ये जो चौड़ाई थी वो कम थी, और ये 9.5 थी और ये 1/2 थी, 1/2 मील थी। नगर समानांतर चतुर्भुज के आकार का था। मतलब कि नगर जो था वो समानांतर, ये वाला भुजा और ये भुजा बराबर होंगे और ये बराबर होंगे। समानांतर चतुर्भुज का यही अर्थ होता है। नगर के चारों ओर 60 फुट गहरी और 600 फुट चौड़ी खाई थी। मतलब कि ये जो नगर थी ना, इस प्रकार इसके चारों दिशा में, नगर के चारों दिशा में गहरी खाई थी। और ये खाई कितनी गहरी थी, तो 60 फुट, और लंबाई कितनी थी, तो 600 फुट। इतना दूर में फैला रहेगा ऐसे खाई। नगर के चारों तरफ लकड़ी की दीवार बनी हुई थी, जिसमें बाण छोड़ने के लिए सुराख बनाए गए थे। मतलब कि जो इस प्रकार की नगर थी, उसके चारों दिशा खाई थी। तो ये वाला जो दीवार था ना, ये नगर का जो दीवार था वो लकड़ी का बना हुआ था, और उसमें इस प्रकार से छिद्र बनाए गए थे कि खाई की इस साइड का एरिया पे वो वार कर सके। बाण मतलब तीर धनुष छोड़ने वाला, जो धनुष से छोड़ते हैं ना तीर, वही वाला बाण छोड़ने के लिए छिद्र बनाए गए थे। सुराख मतलब छिद्र। नगर में प्रवेश के 64 द्वार थे और इसमें 570 बुर्ज बनाए गए थे। मतलब कि नगर में जो प्रवेश के लिए, इतना बड़ा जो नगर था, उसमें प्रवेश के लिए, घुसने के लिए 64 द्वार थे, मतलब 64 दरवाजा थे, और 570 बुर्ज बनाए गए थे। मतलब हम लोग देखते हैं ना, आजकल पानी का जो सप्लाई होता है एक बहुत ऊंचे टंकी से होता है, तो उस प्रकार के, लेकिन बहुत ऊंचे और लंबे पहले नगर की सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे, जिन्हें बुर्ज कहा जाता था। तो इसकी संख्या कितनी थी, 570। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष मिले हैं। इसकी लंबाई 450 फुट तक है। इसमें दोनों ओर लकड़ी के लट्ठों की विशाल दीवार है। मतलब कि खुदाई से, आज बोले या फिर हम लोग बोले कि अगर पाटलिपुत्र की जब खुदाई की गई तो बुलंदी बाग नामक स्थान से इसके परकोटे के अवशेष मिले हैं। परकोटे मतलब कि अभी जो हम लोगों ने देखा था ना, लकड़ी के जो दीवार थे वो परकोटे के बनाए गए थे। मतलब एक सीट था लकड़ी का, और उसका जो लंबाई था वो 450 फुट था,
इसमें दोनों ओर लकड़ी के लट्ठों की विशाल दीवार थी। मतलब मान लीजिए ये परकोटे हैं, तो इस साइड से पीछे से भी लकड़ी रहेगा और आगे से भी लकड़ी रहेगा, तब ना ये परकोटे टिके रहेंगे, खड़े टिके रहेंगे। तो उस प्रकार से बनाए गए थे। लट्ठा 19 फुट ऊंचा तथा 1 फुट चौड़ा होगा। ये जो लकड़ी लट्ठा भी हम लोगों ने देखा, ये पिलर लट्ठा इसी ही कहा जा रहा है। तो ये जो है ये 19 फुट ऊंचा और 1 फुट चौड़ा था, चौड़ा पाया गया। इसे खुदाई करके अवशेष प्राप्त किए गए हैं, इसके अवशेष प्राप्त किए गए हैं बुलंदी बाग से। लठ की दोनों दीवारों को 14 फुट के बड़े लट्ठों से जोड़ा गया है। उनके बीचों बीच कुटी हुई मिट्टी भरी गई है। मतलब एक परकोटे हुआ, ये परकोटे हुआ, इसके दोनों ओर लकड़ी के लट्ठे मतलब पिलर दिए गए और इसे बीच में खड़ा किया गया। और इसके बीच मतलब कि जो दोनों लट्ठों के बीच ना 14 फुट का गैप छोड़ा गया और उस गैप में कुटी हुई मिट्टी भरी गई। ऐसा अवशेष प्राप्त किए गए हैं बुलंदी बाग से। कुम्हरहार से राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। मतलब ये जगह है जहाँ खुदाई हुई थी, वहाँ से राजप्रसाद मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल पाया गया है, उसके अवशेष पाए गए हैं। इसमें भवन समूह में था। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन था वो सिंगल सिंगल नहीं था, वो एक दूसरे से सटा हुआ था। मतलब एकदम झुंड में था। मतलब झुंड में ना कहें, लेकिन वो एक राजमहल की ही तरह था। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना स्कूल कैसे सिंगल सिंगल रूम में रहते हैं, तो उस प्रकार नहीं था, ये भवन की तरह ही था उस जमाने का चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल। इसमें एक भवन के अवशेष में पत्थर के विशाल स्तंभ खड़े हैं, जो किसी विशाल स्तंभ मंडप की छत के आधार रहे होंगे। मतलब खुदाई जब किया गया कुम्हरहार से, तो वहाँ एक भवन के अवशेष मिले हैं जिसमें पत्थर के विशाल स्तंभ खड़े हैं। मतलब एक जगह ऐसा अवशेष मिला है जहाँ से पत्थर के बड़े स्तंभ मिले हैं, एक बड़ा पिलर मिला है और उसे अनुमान लगाया गया है कि ये जो पिलर है वो बहुत सा मंडप जैसे घर थे उसका छत के आधार रहे होंगे। इस प्रकार से ये बेस रहा होगा, मतलब मेन पिलर रहा होगा, ऐसा कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। जब उन्होंने देखा कुम्हरहार में इस प्रकार के अवशेष, तो उन्होंने यही कहा है। राजप्रसाद में एक मंडप मिली है। मतलब कि मौर्यकालीन जो चंद्रगुप्त के महल थे उसमें एक मंडप मिली है। इस मंडप के मुख्य भाग में, मतलब कि मंडप का मुख्य भाग मेन एरिया में 10-10 स्तंभों की 8 कतारें पूरब से पश्चिम की ओर बनी है। मतलब कि 10-10 स्तंभों की, 10 पिलरों की 8 कतारें, यहाँ पे भी 10 हो गया, फिर यहाँ पर भी 10 हो गया, ऐसे ऐसे करके 8 कतारें, 8 लाइन। तो ये कहाँ से है? पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बनाई गई है। तो टोटल कितना हो गया? 80 स्तंभों वाला मंडप। इसमें काष्ठ मंच भी मिले हैं, जो काष्ठ शिल्प की सर्वोत्तम उदाहरण कही जा सकती है। मतलब कि इसमें मतलब इस भवन तो बहुत सारे थे ना, वहाँ पे भवन का समूह पाया गया है। तो इस भवन में काष्ठ के मंच भी मिले हैं। मतलब लकड़ी के कुछ मंच टाइप के भवन भी मिले हैं, जो उत्तम काष्ठ शिल्प कही जा सकती है। तो इस प्रकार जो अशोक के जो राजमहल थे उसमें काष्ठ के भी, लकड़ी के भी घर मिले हैं। यह राजप्रसाद 4वीं शताब्दी ईस्वी में ज्यों का त्यों विद्यमान था। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था वो 4वीं शताब्दी तक एकदम जैसा शुरू में था वैसा लास्ट में तक था। मतलब कि 4वीं शताब्दी ईस्वी तक था। तो हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सिकंदर से भी युद्ध किए थे और उन्होंने नंद वंश का भी अंत किया था। तो ये जो घटना है वो ईसा पूर्व में हुई थी, 300 ईसा पूर्व आसपास में हुई थी, और यहाँ पे 4वीं शताब्दी ईस्वी बोला जा रहा है। तो ये काफ़ी लंबा गैप है और इस गैप में भी ये महल विद्यमान था, जैसा पहले था वैसा। फाहियान ने इसे
मतलब कि एक चीनी यात्री है फाहियान, उसने इसे मतलब ये राजमहल को, चंद्रगुप्त के महल को संसार के मनुष्य द्वारा नहीं अपितु देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। मतलब वो तो देख के ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, ये आदमी लोग ने बनाया है, इसे जरूर भगवान ने बनाया होगा ऐसा महल, ऐसा फाहियान बोल रहे हैं। और ये चीनी यात्री थे, ये ह्वेनत्सांग से पहले भारत आए थे और ये 4वीं शताब्दी में देखिए ये बोला जा रहा है कि ये जैसा था वैसे ही दिख रहा है। तो फाहियान उस समय इसको देख के बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है, ये भगवान बनाए होंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए इसकी यह भी विशेषता है कि ये ईसा पूर्व में जैसी थी वैसी ईसवी में भी वैसी ही थी, इसे फाहियान ने देखा था। तो इस प्रकार हम लोग कला के अंतर्गत इसकी विशेषता बता सकते हैं कि इस महल के चारों दिशा मतलब जो नगर थे उसमें खाई थी, ये समानांतर चतुर्भुज के आकार की थी, द्वार इतने थे और इसमें काष्ठ मंच भी पाए गए हैं, मतलब लकड़ी के घर भी बनाए गए थे इसमें। ये समूह में थे ये भवन, चंद्रगुप्त मौर्य के भवन। और ये ईसा पूर्व में जैसी थी वैसी ईसवी में भी देखी गई फाहियान के द्वारा। तो इस प्रकार हम लोग इसमें विशेषता देखते हैं पाटलिपुत्र नगर व मौर्य राजप्रासाद में। अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।